गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। ये विषय जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, ये कम्युनिटी न्यूट्रिशन के पेपर से संबंधित है तथा फूड्स एंड न्यूट्रिशन के बेसिक पेपर में भी आता है। आज के इस वीडियो सत्र में हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण एवं प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन एनर्जी malnutrition refers to an imbalance between the supply of protein and energy and the body's demand for them to ensure optimal growth and function. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शरीर में प्रोटीन एवं ऊर्जा की मांग तथा आपूर्ति के मध्य असंतुलन की वह अवस्था है जिसके फलस्वरूप शरीर की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण विकासशील देशों में मुख्य जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है। यह प्रायः गरीब एवं सुविधाओं से वंचित समुदायों में 5 वर्ष से छोटे बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति स्तन त्याग अर्थात वीनिंग के पश्चात की अवस्था में अधिक गंभीर होती है तथा प्रायः विविध संक्रमणों से संबंधित है। अर्थात शिशुओं में जब संक्रमण ज़्यादा होते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति अधिक गंभीर होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और शिशुओं में संक्रमण में गहरा संबंध पाया गया है। श्वसन संबंधी संक्रमण एवं डायरिया वे सामान्य रोग हैं जो कि गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एवं मृत्यु का कारण बनते हैं। बच्चों में उच्च मृत्यु दर का कारण होने के साथ साथ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उनमें कुछ लाक्षणिक परिवर्तन जैसे कि अवरुद्ध शारीरिक विकास अर्थात स्टंटेड ग्रोथ या बौनापन, सीखने की क्षमता में कमी, पुअर लर्निंग एबिलिटी तथा कार्य क्षमता में कमी यानी कि रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी छोड़ देता है। इस प्रकार प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मानव विकास तथा राष्ट्रीय उत्पादकता पर गंभीर एवं विपरीत प्रभाव छोड़ता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों में 3 प्रकार का देखा जाता है। क्वाशियोरकॉर 1 से 5 वर्ष के बीच, मरासमस 0 से 1 वर्ष के बीच, मरासमिक क्वाशियोरकॉर 1 से 4 वर्ष के बीच तथा वयस्कों में होने वाले प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की इन प्रकारों पर हम पूर्व के वीडियो सत्रों में अध्ययन कर चुके हैं काफ़ी गहनता के साथ कि इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। प्रसार अर्थात प्रेवलेंस ऑफ पीईए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को अल्पबार यानी कि लो वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से वजन कम होना, बौनापन यानी कि स्टंटिंग अर्थात लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना तथा मांसपेशी क्षति यानी कि वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, लंबाई के हिसाब से वजन में कमी होना के रूप में मापा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण माइल्ड अर्थात हल्के प्रकार का हो या मॉडरेट मध्यम तीव्रता के साथ भारत में सबसे अधिक 80% बच्चों में देखा गया है, जिसका प्रायः पता भी नहीं चलता। उम्र की किसी भी अवस्थाओं में बालिकाओं में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बालकों की अपेक्षा अधिक देखा गया है। ये केवल NFHS नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज ही नहीं बल्कि विविध वैज्ञानिकों ने जो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग सर्वे किए उनमें भी ये पाया कि लड़कियों में कुपोषण की तीव्रता तथा प्रसार लड़कों के मुकाबले अधिक था। कुपोषण के प्रसार में यह लैंगिक अंतर बालिकाओं में 18.9% तथा बालकों में 16.9% वेस्ट बंगाल की स्टडीज़ के हिसाब से मध्यम एवं तीव्र प्रकार के कुपोषण में अधिक देखा गया। यानी कि जैसे जैसे कुपोषण की तीव्रता बढ़ती गई लैंगिक डिफरेंस भी अधिक पाया गया। कुपोषण के प्रसार को इस टेबल में भी हम देख सकते हैं। ये देखिए इन्फेंट्स एवं प्री स्कूल बच्चों के प्रतिशत वाइज कुपोषण के डेटा यहाँ दिखाए गए हैं। लो बर्थ वेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 22% बच्चों में लो बर्थ वेट का प्रसार पाया गया। क्वाशियोरकॉर और मरासमस की स्थिति
1% से भी कम बच्चों में देखी गई। वहीं विटामिन ए और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से संबंधित हैं, वो भी बाइटॉट स्पॉट 1% से कम बच्चों में तथा एनीमिया लगभग 70% बच्चों में देखा गया। इसी प्रकार अंडरवेट यानी अल्पभार 42.6% बच्चों में, स्टंटिंग यानी कि मांसपेशी क्षति 48% बच्चों में, वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट मांसपेशी क्षति 20% बच्चों में तथा देखी गई। जबकि दूसरे पार्ट पर अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो लगभग 6 से 30% बच्चों में मोटापा अर्थात ओबेसिटी के लक्षण भी देखे गए। इसी प्रकार से ऊर्जा की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो वयस्क पुरुषों में लगभग 33% तथा महिलाओं में 36% क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी देखी गई। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के क्या कारण हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके कारणों को पौष्टिक कारण एवं गैर पौष्टिक कारण। पहले हम पौष्टिक कारणों पर चर्चा करें। फर्स्ट है अपर्याप्त भोजन, अर्थात शिशुओं को भोजन ही भर पेट नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी प्रोटीन की डिमांड तो पूरी करना दूर बल्कि उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती। ऐसा उन शिशुओं में अधिक देखा गया है जिनका स्तनपान जल्दी छुड़ा दिया जाता है तथा ऊपरी दूध जो उनको दिया जाता है वो अच्छी गुणवत्ता नहीं वाला नहीं होता, पानी मिलाकर पतला कर दिया जाता है और कई बार तो ये ऊपरी दूध तैयार करने की प्रक्रिया, उसमें मिलाया गया पानी, काम में लिए गए बर्तन भी हाइजीनिक नहीं होते, जिनके कारण बच्चों को बार बार संक्रमण होते हैं और संक्रमण से कुपोषण की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। दूसरा, स्तन त्याग छुड़ाने के बाद जो पूरक आहार उनको दिया जाता है 6 माह से 1 वर्ष के दौरान, जब बच्चों को पूरक आहार शुरू किया जाता है, जब वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता एवं मांड या स्टार्च युक्त होता है तो बच्चों के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की ही कमी अधिक हो जाती है। भारत में कुपोषण या गंभीर माताओं का कुपोषण या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होना, जब माँ किसी गंभीर बीमारी या अत्यधिक तीव्र कुपोषण की तीव्र अवस्था से ग्रस्त होती है तो उसके द्वारा स्रावित स्तन दुग्ध की मात्रा एवं उसका पोषण मूल्य इतना अच्छा नहीं होता कि वह शिशु का उपयुक्त विकास कर सके। इसी प्रकार माँ के बार बार गर्भधारण करने पर न केवल माँ के पोषण स्तर में गिरावट आती है बल्कि शिशुओं को मिलने वाले स्तन दुग्ध की मात्रा एवं उसकी जो ड्यूरेशन है, जिस दौरान तक बच्चे को स्तन दुग्ध पिलाया जा सकता है, उसमें भी कमी आती है और शिशु कुपोषण से ग्रसित होते हैं। माँओं का गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना, जिसके कारण माँ अपने शिशु को दूध नहीं पिला सके या ऐसा संक्रमण जो कि दुग्ध के द्वारा बच्चे में भी होने का खतरा हो तो शिशुओं को दूध नहीं पिलाया जाता। इसी प्रकार कभी कभी प्रसूति काल के दौरान जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो शिशुओं को स्तन दुग्ध या मातृ दुग्ध नहीं मिल पाता और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। पौष्टिक कारकों को ही हम आगे बढ़े तो भोजन संबंधी गलत आदतें। कई बार बच्चों में जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। जैसा पहला है पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं करना। ज़्यादातर बच्चों को हरी सब्जियां, दालें, अंडा इत्यादि खाने का शौक़ नहीं होता तथा वो इनसे परहेज करते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि दालें और अंडे जो होते हैं वो प्रोटीन रिच भोज्य पदार्थ हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं जो कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। भोजन संबंधी रुचि एवं अरुचि तथा अभिवृत्तियाँ। कई बार बच्चों की जो भोजन संबंधी रुचि होती है वो केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, वेफर्स, इस तरह के भोज्य पदार्थ जो कि ऊर्जा से रिच हैं लेकिन जिनमें प्रोटीन व अन्य आवश्यक पोषक तत्व कम होते हैं, उनके प्रति अधिक होती है, तो वे बच्चे संतुलित भोजन या पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। यहाँ अभिवृत्ति से हमारा तात्पर्य भोजन के प्रति एटीट्यूड से कि बच्चा किस प्रकार के भोजन को पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड देता है तथा किस तरह के भोजन के प्रति वो नकारात्मक अभिवृत्ति शो करता है, जिसके कारण वो उस भोजन को ग्रहण करने से दूरी बनाए रखता है। भोजन में
अत्यधिक ऊर्जा युक्त एवं अल्प रेशा युक्त आहार जैसे कि केक्स हैं, पेस्ट्रीज, चिप्स, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये इस तरह के भोज्य पदार्थ हैं जो बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा मूल्य तो अधिक होता है, किंतु इसका प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण मूल्य बहुत कम होता है, जिसके कारण ये पौष्टिक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं आते। साथ ही साथ रेशा, जो कि भोजन का कैलोरी मूल्य तो नहीं बढ़ाता, किंतु गुड हेल्थ, पाचन तंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है तथा कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए ज़रूरी होता है। वह भी जब भोजन में कम होता है तो बच्चे कब्ज़ी और उसके फलस्वरूप कुपोषण का शिकार होते हैं। इसी प्रकार कई लोगों की आदत होती है भोजन के साथ में चाय कॉफ़ी का ग्रहण करना। चाय और कॉफ़ी में जो कैफीन और टैनिन होते हैं वो विभिन्न भोज्य तत्वों के अवशोषण में, पाचन एवं अवशोषण में बाधा डालते हैं तथा भोजन के पौष्टिक मूल्य होते हुए भी उसकी पौष्टिक तत्वों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को कम कर देते हैं। इसी प्रकार तंबाकू और अल्कोहल जो हैं वो उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो लिवर पर, यकृत पर बुरा प्रभाव छोड़ते, विपरीत प्रभाव छोड़ते हैं, जो कि कुपोषण का कारण बनते हैं। भोजन वितरण संबंधी अव्यवस्थाएं तथा कालाबाजारी। यहाँ तात्पर्य है कि कई बार नेशनल प्रोडक्टिविटी, राष्ट्रीय उत्पादन अच्छा होते हुए भी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अच्छी दिखाई देते हुए भी एक रिमोट एरियाज़ में गरीब तबके को भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता कि वो अपना पेट भर पाए, तो संतुलित भोजन की तो बात ही दूर है। जब भोजन वितरण जो है किसी भी कम्युनिटी में, समुदाय में समान रूप से नहीं होता, किसी को अत्यधिक मिलता है तो किसी को इतना पर्याप्त भी नहीं मिलता कि वो अपना पेट भर सके, तो वो कुपोषण का कारण बनता है। गरीब तबके के समुदाय में ये अव्यवस्था मुख्य कारण बनती है। कालाबाजारी से यहाँ तात्पर्य है कि जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो कई बार अनाजों को, दालों को का संग्रहित करके छुपा लेते हैं और बहुत महंगे दामों पर बाज़ार में बेचते हैं, तो साधारण लोगों को ये उपलब्ध नहीं हो पाते और इस प्रकार काला बाज़ारी जो है वो एक कारक बनता है कुपोषण का। पोषण संबंधी अज्ञानता। लोग कई बार इतने नॉलेजेबल नहीं होते कि उन्हें ये पता हो कि किस भोज्य पदार्थ में किस प्रकार के पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तथा इन्हें किस प्रकार से खाया जाए कि उनकी पौष्टिक गुणवत्ता अधिक से अधिक शरीर में उपलब्ध हो सके, तो ये भी कुपोषण का कारण बनता है। और इसी अज्ञानता के चलते हम में से कई लोग जब हरी सब्जियां खरीदने जाते हैं, गाजर मूली खरीदने जाते हैं, तो गाजर और मूली तो खरीद कर ले आते हैं किंतु उनके पत्ते वहीं फेंक देते हैं, जबकि हम उनके दाम चुकाते हैं। ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें विटामिन बी एवं खनिज लवण, विशेषकर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। किंतु अब इसी अज्ञानता के चलते हम कई बार सब्जियों को, दालों को उबाल कर उनका पानी फेंक देते हैं तथा पौष्टिक गुणों का भोजन में से ह्रास हो जाता है। जागरूकता एवं सचेतता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नेग्लिजेंसी, ये वो बिंदु है जिसके कारण नॉलेज होते हुए भी हम सचेत नहीं हैं, हम जागरूक नहीं, और हम अपने नॉलेज को अपने व्यवहार में नहीं उतार पाते और पौष्टिक तत्वों से भरपूर अच्छे भोज्य पदार्थों का, पौष्टिक भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते नेग्लिजेंसी का। हम सभी जानते हैं कि चावल को उबाल कर मांड फेंक देने से बहुत सारा पोषण नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी घरों में जब चावल पकाते हैं तो खिला खिला चावल बनाने के लिए चावल को पकाते समय उसको बहुत सारे पानी में उबालकर मांड को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ आदि को उबालकर बहुत सारे पानी में उबालकर उनका पानी फेंक देते हैं, तो बहुत सारे जीवन सत्व, बी विटामिन उस पानी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। गैर पौष्टिक कारणों पर हम आते हैं तो सबसे पहला गैर पौष्टिक कारण बनता है गरीबी। गरीबी का सीधा संबंध व्यक्ति एवं परिवार की फूड परचेजिंग कैपेसिटी से होता है। जब व्यक्ति गरीब होता है तो वो उसकी भोजन को क्रय करने की क्षमता में कमी आती है तथा वो संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन तो खरीदना दूर, अपने लिए भरपेट भोजन की भी व्यवस्था अपने व अपने परिवार के लिए नहीं कर पाता। इसी प्रकार बेरोजगारी जो है अर्थात लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो गरीबी को लेकर आती है और गरीबी उसकी लोग परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिसके कारण कुपोषण की समस्या गंभीर हो जाती है। शिक्षा का स्तर, व्यक्ति एवं परिवार जितने अधिक शिक्षित होते हैं वो अपने स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर उतने ही जागरूक रहते हैं। ये देखा गया है कि कुपोषण की समस्या प्रायः
कम शिक्षित एवं अशिक्षित इलिटरेट परिवारों में ज़्यादा पाई जाती है। संक्रमण का पोषण से सीधा साधा संबंध है। जब व्यक्ति किसी संक्रमण से ग्रसित होता है तो चाहे वो लंग्स का संक्रमण हो या आहार नाल का, विशेषकर आहार नाल के संक्रमण में भोजन के पाचन एवं अवशोषण की दर में कमी आ जाती है तथा जो पौष्टिक भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उससे भी पर्याप्त पोषण हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी प्रकार संक्रमण हमारे शरीर में पोषक तत्वों की डिमांड को बढ़ा देता है, मांग को बढ़ा देता है तथा संक्रमण के कारण जो बीमारी रुग्ण अवस्था होती है उसमें हम भोजन ग्रहण करने का हमारा मन नहीं होता और हमारी इच्छा नहीं होती तो हम भोजन भी कम ग्रहण करते हैं। तो मांग तो बढ़ गई किंतु पौष्टिक तत्व भोजन के रूप में कम उपलब्ध हो रहे हैं और ये गैप जब बढ़ता जाता है तो कुपोषण की समस्या बढ़ जाती है। और इस प्रकार संक्रमण शिशुओं में विशेष रूप से उत्तरदायी होता है क्योंकि शिशु जो कि बहुत छोटे हैं, जिनका वजन प्रतिदिन कुछ ग्राम्स में बढ़ता है, तो वहाँ संक्रमण होते ही चूँकि उनका भोजन पानी लेना लगभग नहीं के बराबर हो जाता है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है ग्रोथ के लिए भी और संक्रमण के लिए भी। तो शैशवावस्था में जब बार बार संक्रमण होते हैं तो कुपोषण की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। इसी प्रकार शैशवावस्था में अगर कोई गंभीर बीमारी बच्चे को हो गई है जो कि लंबे समय तक चल रही है तो वो भी कुपोषण की तीव्रता को बढ़ा देती है। स्वास्थ्य संबंधी वातावरणीय अवस्था, व्यक्ति एवं परिवार जिस समुदाय में, जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के वातावरण में अगर वो हाइजीनिक नहीं होता तो वहाँ कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर तथा विभिन्न जीवाणुओं एवं विषाणुओं के पनपने की समस्या बहुत अधिक होती है। और जितने अधिक माइक्रोब्स और जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया किसी वातावरण में पनपेंगे उतना ही अधिक संक्रमण होगा और संक्रमण पोषण को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। सामाजिक एवं धार्मिक कारक, सामाजिक एवं धार्मिक, सोशल एवं कल्चरल एवं रिलीजियस फैक्टर्स हमारी कल्चर में डीप रूटेड होते हैं जिनकी वजह से कई बार ये कुपोषण को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। हम बात करें हिंदुओं में अन्नप्राशन संस्कार की जो कि 6 महीने की अवस्था में होता है, तो प्राय 6 महीने के पश्चात होता है। तो ये मान्यता होती है कि अन्नप्राशन संस्कार से पूर्व बच्चों को दूध के अलावा ऊपरी आहार कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी भी कारण से अन्नप्राशन संस्कार 15 दिन, महीना या 2 महीना डिले हो जाता है तो उसके पूरक आहार में काफ़ी कमी आती है और वो कुपोषण का कारण बनता है। इसी प्रकार धार्मिक कारणों के चलते कई समुदायों में अंडे व मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं किया जाता जो कि प्रोटीन रिच भोज्य पदार्थ होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस ऐसे ही समुदाय विशेष में चौमास से चतुर्मास, बारिश के दौरान जो 4 महीने होते हैं उनमें हरी सब्जियों का उपभोग करना वर्जित होता है। तो उस दौरान जब सब्जियों का उपभोग नहीं किया जाता तो उन्हें पर्याप्त विटामिन एवं खनिज लवण की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये कुछ गैर पौष्टिक कारक हैं जो कि जिम्मेदार हैं हमारे कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए। मुक्त रेडिकल्स एवं अफ्लाटॉक्सिन की भूमिका, रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड अफ्लाटॉक्सिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक गतिविधियों के कारण प्रायः मुक्त रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनते ही रहते हैं और शरीर में उपस्थित विटामिन ए, सी, सेलेनियम, जिंक जो हैं वो इन फ्री रेडिकल्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और इनको नष्ट करते रहते हैं। और इसी के साथ इनसे बनने वाले ऑक्साइड्स जो हैं वो प्रोटीन के द्वारा बफर एक्शन के द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं। जब बच्चा कुपोषण से ग्रस्त होता है, माल नरिश्ड होता है, तो उसके आहार में प्रोटीन एवं इन विटामिन्स और खनिज लवणों की कमी होती है, जिसके कारण संक्रमण की अवस्था में ये जो ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, विषाक्तता फैलाते हैं और इसके साथ साथ ये अफ्लाटॉक्सिन फंगस के साथ मिलकर हमारे लीवर को डैमेज कर देते हैं और ये अवस्था प्रायः क्वाशियोरकोर की अवस्था में देखी जाती है। सामाजिक व आर्थिक कारक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, प्रायः देखा गया है कि उच्च आय वर्ग के बच्चों में एवं लोगों में मोटापे की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। वहीं निम्न आय वर्ग में, लो इनकम ग्रुप में अल्प पोषण एवं भुखमरी की समस्या अधिक देखी गई है। क्योंकि निम्न आय वर्ग में जहाँ व्यक्ति पैसे की कमी के चलते पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाता, वहीं उच्च आय वर्ग में अत्यधिक आय होने के कारण परिवार और
और बच्चे जो हैं वो अधिक ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चॉकलेट्स इत्यादि का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो कि मोटापे में के कारण बनते हैं। वातावरणीय कारकों की जब हम बात करते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो अत्यंत विपरीत वातावरणीय स्थितियाँ, जैसे कि कहीं पर बाढ़ बहुत अधिक आती है, भारत के पूर्वी प्रदेशों में असम, मणिपुर, बंगाल, तो राजस्थान के कुछ प्रदेशों में सूखा बहुत अधिक पड़ता है, प्रायः रहता है। ऐसे प्रदेशों में अनाज एवं भोज्य पदार्थों की उत्पादन कम होती है। जब उत्पादन कम होता है तो वहाँ के लोगों को इनकी उपलब्धता भी कम होती है और ये इनडायरेक्टली कुपोषण का कारण बनते हैं। इसी प्रकार कई विपरीत वातावरणीय परिस्थितियाँ, जैसे कि फसल की कटाई के समय बारिश हो जाए तो सारी की सारी फसल जो है वो पूर्ण मेहनत के पश्चात पकी हुई फसल खेतों में ही खराब हो जाती है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और न केवल उसकी कीमतें बढ़ती है बल्कि उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता भी कम हो जाती है और भोजन की उपलब्धता, अन्न की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न कीड़े मकोड़े, पेस्ट, जैसे कि टिड्डी दल जब आक्रमण करते हैं तो वो खेत के खेत पूरे क्षेत्र में खेत के खेत नष्ट कर देते हैं और अनाजों और दलहन के उत्पादन को विपरीत प्रभाव डालते हैं। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो भोज्य पदार्थों की उपलब्धता की तो हम बात ही नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आज की वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के पौष्टिक एवं गैर पौष्टिक कारक तथा जो प्रेवलेंस देखा है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के अध्ययन सत्रों में हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को कैसे पहचानें तथा इसके विपरीत प्रभावों से कैसे बचें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।